हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आज का लेक्चर जो होगा वो माइनर और को फैक्टर पे बेस्ड होगा। सबसे पहले हम लोग माइनर और को फैक्टर को सीखेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो आ जाओ। आज पहला हेडिंग आप मारिए माइनर। माइनर्स। अब इधर ध्यान दो बेटा, माइनर्स को हम लोग डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय एम आई और जे से, है ना। माइनर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? एम आई जे से। अब थोड़ा समझो बेटा, एम आई जे, इस आई को हम लोग बोलते हैं कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, और इस जे को बोलते हैं हम लोग कि ये कॉलम को दर्शा रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हुई बात? अब इस आई के जगह पे कोई भी इंटीजर रह सकता है, नेचुरल नंबर रह सकता है, और इस जे के जगह पे भी कोई भी नेचुरल नंबर रह सकता है। जैसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये 11 M11 M12 M13 M21 M22 M33, है ना। यानी ये आई और जे के जगह पे कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हो। क्लियर है? अब सबसे पहला ये है कि हम लोग आखिर माइनर को कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? आओ अब हम लोग देखते हैं कि माइनर को कैसे फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग बेटा एक डिटर्मिनेंट को लेते हैं, और डिटर्मिनेंट है आपका डेल इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये 33। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, प्रत्येक एलिमेंट का, है ना, माइनर निकालने का मतलब होता है कि आप प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालो, है ना। अगर आप कोई भी डिटर्मिनेंट का माइनर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस डिटर्मिनेंट में प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो। क्लियर है? चलो आ जाओ, हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का माइनर को निकालते हैं। सबसे पहला तो आपने देख लिया कि माइनर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एम आई जे से। अब आई और जे के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रह सकता है। आ जाओ बच्चों, अब हम लोग A11 का माइनर को निकालते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग पहला माइनर ऑफ एलिमेंट A11। इस A11 जो माइनर होगा, इसके एलिमेंट को हम लोग दर्शाएंगे ऐसे, माइनर को दर्शाएंगे ऐसे M11, है ना। माइनर ऑफ एलिमेंट A11 यानी A11 का जो माइनर होगा उसको हम लोग M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, इस M11 को हम लोग लिखते हैं। अब इधर ध्यान दो, इस M11 का मतलब को पहले आप समझिए कि M11 का मतलब होता क्या है। अब इधर थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इस M11 का मतलब हुआ, आप तो जानते हो कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉलम को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है ना। तो माइनर का मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट रो को भी हटा दे रहे हैं और आप फर्स्ट कॉलम को भी हटा दे रहे हैं। उसके बाद जितना सारा एलिमेंट बच जा रहा है वो आपका माइनर हुआ। अब देखो उसको लिखने का तरीका कैसा होगा। अब इधर ध्यान दो बेटा, आपको मैंने क्या बोला कि फर्स्ट रो आपका हट जाएगा, फर्स्ट कॉलम आपको हट जाएगा। यहाँ से अगर हट गया तो देखो ये एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट रो आपका हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, तो यही 4 बचा। इसी 4 को आप डिटर्मिनेंट के अंदर में लिखो, तो ये हो गया A22 A23 A32 और A33। ये आपका माइनर आया। अब देखो ना, ये 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया। जब ये 2 गुना 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हो गए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं सॉल्व? देखो ना, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, इधर ध्यान दो, माइनर ऑफ एलिमेंट, इसका हम लोग निकालते हैं A12 का। तो A12 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? इसको लिखेंगे M12, है ना। A12 का माइनर को क्या लिखेंगे? M12 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। अब इधर ध्यान दो बच्चों, M12 मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो रहेगा वो हट जाएगा, यानी फर्स्ट रो आपका हट जाएगा और सेकंड कॉलम हट जाएगा। जब फर्स्ट रो आपका हटेगा तो देखो ना, इस एलिमेंट का फर्स्ट रो कौन हो गया? ये हट गया, और सेकंड कॉलम कौन हुआ? ये हट गया। तो बचा कौन? A21 A23 A31 और A33। तो ये आ जाएगा आपको बच्चों A21
A23, A31 और A33। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताओ यार, आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप मान लो कि इस एलिमेंट को पकड़ो तो इस एलिमेंट का भी आप माइनर निकाल सकते हो। देखो कैसे, माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं? A33। अब ध्यान दो, इसका माइनर को हम लोग लिखेंगे M33, है ना। A33 का माइनर को क्या लिखेंगे? M33। इस M33 का मतलब को आपको पहले समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रो 3 को छोड़ देंगे और कॉलम 3 को छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी एलिमेंट आपका बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका माइनर। अब ध्यान दो, M33 रो 3, तो रो 3 यही हुआ, इसको छोड़ देंगे, और फिर कॉलम 3 ये हुआ, इसको छोड़ देंगे। जब इसको और इसको छोड़ दीजिएगा तो यही 4 एलिमेंट बचा, ये आपका माइनर हो गया। इसको डिटरमिनेंट के अंदर में लिख लो, तो ये आ जाएगा आपको बच्चों A11, A12, A21 और ये 22। ये आपका क्या हो गया? माइनर हो गया। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो बच्चों, क्या आप सारे एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो? आप सारे एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। इस एलिमेंट का भी माइनर निकाल सकते हो। कैसे निकालो बोलो? देखो, A23 को हम लोग क्या लिखेंगे? इसके माइनर को M23। M23 का मतलब सेकेंड रो आपका खत्म होगा और थर्ड कॉलम खत्म होगा। तो ये खत्म हो गया बच्चों, ये खत्म हो गया, क्या बचा? ये और ये एलिमेंट बच गया, ये माइनर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो क्वांटिटी क्या होगा, वो टर्म क्या होगा, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? आपका माइनर के लिए रह जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है? माइनर आप समझ गए। अब हम लोग वो फैक्टर को समझते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इधर ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग को फैक्टर को देखते हैं। को फैक्टर, है ना। को फैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय CIJ से, है ना। को फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? CIJ। बहुत सारा बुक में AIJ भी, कैपिटल A लिख दे रहा है, AIJ इसको भी बता रहा है वो क्या है, को फैक्टर को ये भी डिनोट कर रहा है। बस समझ में आ गई? या तो आप CIJ लिखिए या फिर AIJ लिखिए, कोई बात नहीं, हम लोग CIJ पे ही काम करेंगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, CIJ क्लियर है? इस I को हम लोग क्या बोलेंगे? रो। इस J को क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो CIJ होगा, ये होगा, यानी हम लोग किसको निकाल रहे हैं? को फैक्टर को निकाल रहे हैं। आपका जो को फैक्टर होगा वो होगा -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को फैक्टर को जो फाइंड करेंगे वो किससे फाइंड करेंगे? माइनर से फाइंड करेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका माइनर है। क्लियर? ये आपका क्या है? माइनर से। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अब इस बात को समझिए कि CIJ यानी जो आपका को फैक्टर हुआ वो आया कैसे, इस बात को हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग माइनर को प्रॉपर साइन के साथ लिख दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो किस में बदल जाएगा? को फैक्टर में बदल जाएगा। अगर हम लोग माइनर को प्रॉपर साइन के साथ लिख दें तो वो किस में बदल जाएगा? को फैक्टर में बदल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अब मान लो आप कि M11 आपने लिया, M11 नहीं, C11 आपने लिया, तो C11 जब लोगे तो देखो I का वैल्यू क्या हो गया? 1, J का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 1 + 1 इंटू M11। क्लियर है? तो ये किस में हो गया बेटा? 1 क्या हो गया? 2, -1 पे पावर 2, बताओ, -1 पे पावर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपको सिंपली ऐसा। अब इधर ध्यान दो बेटा, C12 निकालो, है ना। को फैक्टर किस एलिमेंट का निकालना है? 1 2 का। तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 1 + 2 और M12। तो ये आ जाएगा बेटा, ध्यान दो इधर, -1 पे पावर 3 माइनस, और ये हो जाएगा M12। अब किसी भी एलिमेंट कर लो, जैसे मान लो कि 3 2 का हम लोग ले रहे हैं तो -1 पे पावर I + J है। देखो I का वैल्यू क्या है? 3, J का वैल्यू क्या है? 2, तो रख दो 3 + 2। अब इधर ध्यान दो, M3 2। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, -1 पे पावर, ये देखो 3 + 2 5 आ गया, 5, तो ये हो गया माइनस, ये आ गया आपको 3 2। क्या बात समझ में आ गई? अगर हम लोग, फिर से सुनिए बात को, अगर हम लोग माइनर को प्रॉपर साइन के साथ लिखे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो को फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो बच्चों, अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट आप ऐसे भी काम कर सकते हो। इधर ध्यान दो,
एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डेल बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगी बात। क्लियर? अब इधर ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, A11 का माइनर कोफैक्टर को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? कोफैक्टर को। तो ध्यान दो, तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, इसको लिखेंगे C11। क्लियर है बच्चों? अब इधर ध्यान दो, ये आ जाएगा आपको -1 पे पावर 1 + 1, और C11 का जो माइनर होगा, यानी A11 एलिमेंट का जो माइनर होगा वो होगा, देखो क्या, ये सामने वाला रो हट जाए, कॉलम हट जाएगा और रो हट जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ? A22, A23, A32 और A33। क्या बात समझ में आ गई? अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, -1 पे पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो -1 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? आपका +1 हो जाएगा, तो ये सेम इतना ही रह जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, दूसरा हम लोग कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, देखो A12 आप ले लो, तो ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा आपको C12, -1 पे पावर 1 + 2, और देखो ना, ये वाला कॉलम आपका हट गया और ये रो हट गया, तो क्या बचा? A21, A23, A31 और A33। तो आपका एलिमेंट बचा बेटा A21, A23, A31 और A33। क्या बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो -1 पे पावर 3, -1 पे पावर ऑड पावर, और ऑड पावर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो वैल्यू माइनस आ जाएगा। तो -1 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये वाला जो आ गया वो क्या आ गया? माइनस समथिंग, यानी ये जो आएगा वो आएगा कितना? माइनस, और A21, A23, A31 और A33, ये माइनस में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये आ रहा आपका प्लस में, ये आ रहा आपका क्या? माइनस में। फिर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ना, -1 पे पावर, ये जो -1 पे पावर जाएगा तो ये 1 + 3 होगा, तो 1 + 3 क्या हो गया? 4, तो ये किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। अब देखो हम लोग प्रॉपर साइन को ये -1 पे पावर i + j भी नहीं लिखेंगे, तब भी हम लोग कोफैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वो देखो, ध्यान दो बेटा, इसके सामने जब इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो इसके सामने में प्लस आएगा, इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो इसके सामने में माइनस आएगा, इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो इसके सामने में प्लस आएगा, इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो इसके सामने में माइनस आएगा, इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो प्लस आएगा, इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो माइनस आएगा, इस एलिमेंट का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो प्लस आएगा, इस एलिमेंट का माइनस और इस एलिमेंट का प्लस। क्या बात क्लियर है? अब आपको ये काम नहीं करना होगा कि -1 पे पावर 1 + 1, ये काम नहीं करना होगा। आप देख लो कौन प्लस आ रहा कौन माइनस आ रहा है, यहाँ से काउंट कर लो और उसके बाद उसके सामने प्लस रख दो और माइनस रख दो। आओ हम लोग प्रॉब्लम से ये क्लियर करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे कोफैक्टर को। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? चलो आप प्रॉब्लम देखते हैं। ध्यान दो बच्चों, ये आपका NCERT का प्रॉब्लम है। अब हम लोग समझते हैं कि माइनर और कोफैक्टर को इससे कैसे निकालेंगे। पहले सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं, अब प्रॉब्लम को बनाते हैं। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना। इस डिटर्मिनेंट में जितना सारा एलिमेंट है सारे का आपको क्या निकालना है? माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। क्या बात समझ में आ गई? अब आइए हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं और कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले माइनर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग कोफैक्टर को निकालेंगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, सबसे पहले माइनर निकालते हैं। ये है आपका सॉल्यूशन, माइनर ऑफ एलिमेंट 1, है ना। माइनर ऑफ एलिमेंट 1, इस 1 का माइनर को हम लोग लिखेंगे। देखो आपको क्या मैंने बताया कि जिस एलिमेंट को हम लोग पकड़ेंगे, जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, उसके आमने और सामने रो और कॉलम वो हट जाएगा, है ना, उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, जब ये इस 1 को लेंगे तो इसके सामने क्या कॉलम ये, इसके सामने रो ये, तो ये और ये हट गया, तो बचा कौन कौन बताओ बेटा? ये बचा आपको -5, 6, 8 और 0। क्या यही बचा? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। -5 × 0 0, फिर आपका -8 × 6, तो ये आ गया 48, यानी वैल्यू आ गया -48।
यानी 1 का जो माइनर हुआ वो कितना आ गया बेटा, -48। अब देखो किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो, मैं सारा काम नहीं करके दूंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। इस 2 का माइनर निकालो तो ये हो जाएगा आपको माइनर ऑफ एलिमेंट 2। इस 2 का जब आप माइनर निकालोगे तो मैंने क्या बताया आपको कि 2 के आमने और सामने, यानी जो भी एलिमेंट को आप पकड़ेंगे, जो भी एलिमेंट को आप लेंगे, उसके आमने और सामने रो और कॉलम वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस 2 को जब पकड़ेंगे तो इसके सामने कॉलम क्या है, ये हट जाएगा, इसके सामने रो क्या है, ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 4 और 6 7 और 0। तो ये आ जाएगा बेटा आपको 4 और 6 7 और 0। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, फिर से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 0, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -7 मल्टीप्लाई कितना होगा 6, कितना हो गया 42। तो ये आ गया आपको -42। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ किसी भी एलिमेंट का ले लो, मैं इस 0 का ले रहा हूँ। तो ये ध्यान दो बेटा, माइनर ऑफ एलिमेंट 0, इस 0 का माइनर को लेंगे तो 0 जैसे ही दिखा उसके आमने और सामने रो और कॉलम हट जाएगा, बाकी जितना सारा एलिमेंट बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। अब इधर ध्यान दो, ये हट गया बेटा, ये हट गया, तो यही ना एलिमेंट बचा। इसको डिटर्मिनेंट के अंदर में लिख लो बेटा, ये हो गया 1 और 2 और 4 -5। ये क्या कहलाया बेटा, ये आपका माइनर कहलाया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8। अब इधर ध्यान दो, ये हो गया -13। क्या सारे एलिमेंट का इस तरह से हम लोग माइनर निकाल सकते हैं? सारे एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो। इस 8 का भी माइनर निकाल सकते हो, इस -5 का भी माइनर निकाल सकते हो। चलो -5 का हम लोग माइनर को निकाल लेते हैं। -5 का अगर माइनर आप निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट -5। तो -5 के आमने और सामने रो और कॉलम हट जाएगा, तो -5 ये है बेटा, इसके सामने में रो ये खत्म, इसके सामने में ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। तो क्या बच गया 1 3 7 0। क्या बच गया बच्चों 1 3 7 और 0। इधर ध्यान दो बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 21। तो ये कितना हो गया बताओ, -21। क्लियर है? अब देखो ना, सब में माइनस आ गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनस आएगा, प्लस भी आ सकता है बेटा, है ना। जैसे इस 6 को लोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे, हो सकता है प्लस आए माइनस आए, उससे मतलब नहीं है। वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? सिर्फ आपको काम क्या करना है, आपको काम करना है कि जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसके आमने और सामने रो और कॉलम क्या हो जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। बाकी जितना सारा एलिमेंट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रॉब्लम में ना आपको कोफैक्टर पूछा है। क्या पूछा है? कोफैक्टर। चलो आ जाओ हम लोग कोफैक्टर को डिस्कस करते हैं इसी प्रॉब्लम पे। इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो, सेम प्रॉब्लम है, इस पे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, कोफैक्टर को। चलो प्रॉब्लम को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये है आपका 1 2 3, दूसरा है 4 -5 6, उसके बाद है आपका 7 8 और 0। क्या यही है? इसका क्या निकालना है हम लोगों को, इसके कोफैक्टर को निकालना है। चलो आ जाओ, सबसे पहला इस 1 का कोफैक्टर को देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बेटा, देखो ना, ऐसे ही आपको बनाना है पूरे एलिमेंट का। मैं तो आपको 3-4 ही एलिमेंट का बताया ना, आपको पूरे इसका भी माइनर निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सारे का आपको माइनर निकालना है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम लोग आइए कोफैक्टर को निकालते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब कोफैक्टर को जब निकालेंगे तो देखो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कितना, 1। इस 1 का क्या निकालना है हम लोगों को, कोफैक्टर निकालना है। अब इधर थोड़ा ध्यान दो बेटा, सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ करना क्या है, एक जगह प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा। तो मैं पहले ही साइन आपको लिख दे रहा हूँ, इसके साथ प्लस आएगा, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। बात समझ में आ गई? आप इन जनरल वैसे भी काम कर सकते हो, आप जानते हो ये प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्लियर है? अब आ जाओ, तो ये 1 जो है इसके साथ क्या आएगा, अब प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा
सेम वैसे ही काम करेंगे, माइनर लिखेंगे तो माइनर इसका क्या आ जाएगा, ये खत्म, तो क्या आ जाएगा बोलो बेटा, -5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 0। इसको कैलकुलेट किया था तो -48 आया था, देखो ना, क्लियर है। अब इस 2 का माइनर को हम लोग लिखते हैं, कोफैक्टर को लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2। इधर ध्यान दो बच्चों, इस 2 का जब हम लोग कोफैक्टर को लिखेंगे तो देखो ना 2 के आगे क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि एक एलिमेंट प्लस जाएगा दूसरा माइनस, प्रॉपर साइन के साथ आपको लिखना है। तो ये आपका क्या होगा, माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस। और उसके बाद इस 2 का क्या लिखना है, माइनर को लिखना है, तो ये सामने खत्म हो गया, ये 4, 6, 7 और 0 बचा, 4, 6, 7 और 0 बचा, क्लियर। अब इधर ध्यान दो बेटो, ये आपका माइनस पहले से, ये 4, 0 और ये -42, ध्यान दो -42 माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, क्लियर है। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अल्टरनेट है तो इसका वैल्यू भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव। बाकी आपको यहाँ पे जो काम करना है वो प्रॉपर साइन के साथ करना है, क्लियर है बच्चों। अब इधर ध्यान दो, अगर हम लोग इस 0 का निकालना चाहें तो देखो क्या आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 0 को जब लेंगे तो बेटा तो देखो ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 0 कहाँ पकड़ा है, पॉजिटिव में, तो ये आ गया पॉजिटिव के साइन के साथ। तो अब इस 0 का माइनर निकालना है तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, सिर्फ साइन लिख दीजिए, उसके बाद माइनर को फाइंड कर दीजिए, वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो इधर ध्यान दो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, रो और कॉलम, तो क्या बचा 1, 2, 4, -5, 1, 2, 4, -5, क्लियर है बच्चों। ये इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, -5 और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे -8, तो ये वैल्यू आ गया -13, क्लियर है। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आपको काम क्या करना है, सारे एलिमेंट का माइनर को निकालना है, कोफैक्टर को निकालना है, क्लियर है। माइनर एक जगह निकाल लेंगे सारे एलिमेंट का, फिर सारे एलिमेंट का क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर। इसमें हम लोग क्या किए ना, 2-3 एलिमेंट का ही निकाले, आप तो सीख गए हो, सारे एलिमेंट का आपको अब निकालना है कोफैक्टर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो मैं एक CBSE का प्रॉब्लम भी करवा दे रहा हूँ और बिहार बोर्ड का भी प्रॉब्लम करवा दे रहा हूँ, क्लियर है। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका CBSE का पूछा हुआ प्रॉब्लम है, CBSE 2012 में पूछा हुआ है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, आपको पूछा है इफ डेल बराबर आपको दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, राइट द माइनर ऑफ एलिमेंट A23, है ना। A23 एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड करना, तो सबसे पहला A23 एलिमेंट आप खोजो ना कि A23 एलिमेंट है क्या। तो ये जो A23 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आपको वो फाइंड करना होगा। अब इधर ध्यान दो, इस 2 को हम लोग बोलेंगे कि ये रो है बेटा, इस 3 को बोलेंगे ये कॉलम है, सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इधर ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वह एलिमेंट है जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। क्या बात इतनी सी है। इधर फिर से ध्यान दो, क्या मैंने बताया कि A23 का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। अब इधर ध्यान दो बेटा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को खोजो और उस एलिमेंट को पकड़ो, तो सेकेंड रो क्या हो गया, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो हो गया, क्लियर। यानी ये इसी लाइन में कहीं ना कहीं एलिमेंट होगा। और दूसरा क्या है, थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है। देखो ना, थर्ड कॉलम और सेकेंड रो, क्या यही एलिमेंट है? अरे बताओ, थर्ड कॉलम में क्या है, ये थर्ड कॉलम, और सेकेंड कॉलम सेकेंड रो क्या है, ये, तो ये 1 पकड़ाया। बात समझ में आ गई। यानी इस 1 का हम लोगों को क्या निकालना है, माइनर निकालना है। अब आ जाओ बेटा, सॉल्यूशन देखो, माइनर ऑफ एलिमेंट A23, है ना। तो माइनर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, M23 से, और ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा, देखो क्या होगा, ये 1 है तो 1 के आमने और सामने रो और कॉलम हट जाएगा, तो ये हट गया और ये हट गया, तो क्या 5 1 1 2, 5 1 1 2, क्या यही बचा, देखो ना, ये और ये डिलीट हो गया, 5 1 1 2। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 10 - 1, तो वैल्यू आ गया आपको 9, आंसर। कितना ईजी बताओ। आपको इसी तरह से NCERT में भी
कुछ कुछ एलिमेंट का आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसके बाद बोलेगा कि A23 का माइनर निकालिए, A32 का माइनर निकालिए, A51 का माइनर निकालिए, है ना। तो हम लोग इसी तरह से काम कर लेंगे। बात समझ में आ गई। आपको माइनर का मतलब क्या समझ में आएगा, जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसका रो और कॉलम वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बाकी जो बच जाएगा आपका वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं, पूरी तरह से, है ना। चलिए अब हम लोग, ये तो आप थर्ड ऑर्डर का माइनर और कोफैक्टर देखे, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर का माइनर और कोफैक्टर को देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर का माइनर और कोफैक्टर को देखते हैं। इधर ध्यान दो, पहला माइनर ऑफ 2 × 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। देखिए ना, 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का हम लोगों को क्या निकालना है, माइनर निकालना है। इससे पहले जो हम लोग काम किए वो किस पे काम किए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे काम किया है ना। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर को देखें कि कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर। अब आइए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, है ना, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के माइनर को देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये डेल आपको है, ध्यान दो इधर, A11, A12, A21, A22। क्लियर है, यही आपका एलिमेंट है, ये चारों एलिमेंट है, सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब इधर ध्यान दो, अब हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। माइनर के लिए आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसके आमने और सामने रो और कॉलम हट जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। अब इधर ध्यान दो बेटा, तो पहला हम लोग लिख रहे हैं माइनर ऑफ A11, A11 का माइनर लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे M11 से। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, M11 का मतलब क्या हुआ कि इसका पहला रो हट जाएगा और पहला कॉलम हट जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम, तो इसके आमने और सामने देखिएगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बच जाएगा बोलिए, A22। तो A22 इसका क्या हो गया, माइनर हो गया। अब ध्यान दो, माइनर ऑफ A12, है ना, इसको लिखेंगे M12। देखो ना, A12, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इस A12 का जो एलिमेंट हम लोग पकड़ेंगे उसका रो और कॉलम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये एलिमेंट पकड़े, इसका रो हट गया, इसका कॉलम हट गया, तो बचा क्या बोलो, A21। तो A21 इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो बेटा, माइनर ऑफ, इसको पकड़िए A21, तो A21 को पकड़िएगा तो ये देखो कॉलम ये हट गया, रो ये हट गया, तो ये बच गया, ये आ जाएगा आपको M21, ये हो जाएगा A12। क्या क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब आ जाओ इधर, माइनर ऑफ A22, ये हो जाएगा M22। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो आएगा एलिमेंट, इसका माइनर अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो क्या होगा, इसके सामने कॉलम खत्म हो जाएगा, रो खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया, तो बच क्या गया, A12, A11, ये इसका क्या हो गया, माइनर। ऐसे हम लोग माइनर को फाइंड करते हैं, किस ऑर्डर पे, सेकेंड ऑर्डर पे। चलो एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान दो बच्चों इधर, डेल इक्वल टू 5, 6, 7 और 8, है ना, -8 रख लो। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, इस प्रत्येक एलिमेंट का, है ना, डिटरमिनेंट के अंदर में प्रत्येक एलिमेंट का आपको क्या फाइंड करना है, माइनर। यहाँ पे लिख दो, फाइंड माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना, सारे एलिमेंट का आपको क्या फाइंड करना है, माइनर को फाइंड करना है। तो सबसे पहला देखो बेटा, माइनर ऑफ 5 ऑफ एलिमेंट ऑफ 5, इस 5 का माइनर, तो ये आपका खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, तो ये बच गया। देखो ना, जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे, याद रखना है बस, जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उसका रो और कॉलम हट जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो माइनर कहलाएगा। तो देखो ये खत्म, ये खत्म, ये क्या आ गया, -8। ध्यान दो बच्चों, माइनर ऑफ एलिमेंट 6, माइनर ऑफ एलिमेंट 6, तो ये आपका रो खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया बेटा, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्या बच गया, 7, है ना। अब इधर ध्यान दो, माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा, 7, ये आ जाएगा। ध्यान दो,
ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो क्या हो जाएगा 6 माइनर ऑफ एलिमेंट -8। तो ध्यान दो इधर, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, क्या बच जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत इजी है बेटा, एनसीईआरटी में आपको काम करने के लिए दिया हुआ है, उस पर आप काम कर लोगे। क्लियर? एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज है 4.4 है ना, इस पे आप काम कर लोगे, टोटल बना लोगे एक्सरसाइज 4.4 को। क्लियर है? आगे हम लोग अभी भी और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे इस पे। चलो आ जाओ, देखो दूसरा कंसेप्ट पे आते हैं। ध्यान दो बच्चों, एक ट्रिक पे हम लोग काम करते हैं, ध्यान दीजिए। डेल इक्वल टू, आपको मान लीजिए ए बी सी और डी है ना। अब क्या है कि आपको इस डिटर्मिनेंट से इसके ऑल एलिमेंट को चेंज करना है, सारे एलिमेंट को चेंज करना है, और उस पर क्या लिखना है, माइनर निकला है, और वो भी एक डिटर्मिनेंट के अंदर में ही लिखना है। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं ना कि उसको डेल डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल डैश। यानी इस एलिमेंट के माइनर से जो बनाया गया डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोगों के लिए है, उसके लिए डायरेक्ट हम लोग काम कर सकते हैं। कैसे वो देखो, ध्यान दो बच्चों, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए। क्लियर? और इस दोनों को भी इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिए, इस बात को लिख लीजिए, इस दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज, है ना। फिर इस दोनों को क्या करेंगे, बोलो, इस दोनों को भी इंटरचेंज ही करेंगे, इंटरचेंज। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? और ये लिखा गया। जैसे एक एग्जाम्पल है बेटा, ये सब क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। आपको 2 × 2 का ये दे देगा, डिटर्मिनेंट दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ रहा होगा कि आप बताओ कि इसके माइनर से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट है वो कौन सा है ना। ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान दो इधर, डेल इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5, 6, -3 और 2। क्लियर है? आपको डेल डैश पूछा है। ये डेल डैश का मतलब क्या हुआ कि इस डिटर्मिनेंट के माइनर से जो बनने वाला है ना, इस एलिमेंट के माइनर से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसका आप वैल्यू को निकालो। तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको इंटरचेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, है ना, इंटरचेंज हो गया। इसको इंटरचेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया -3, ये हो गया आंसर। ये क्या आया, इस डिटर्मिनेंट के अंदर में जो एलिमेंट है उसके माइनर से बनने वाला ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग माइनर डिस्कस करेंगे, कर लिए हैं 2 × 2 ऑर्डर का। अब हम लोग कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे 2 × 2 ऑर्डर का। इधर ध्यान दो, कोफैक्टर ऑफ 2 × 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थोड़ा सा ध्यान दो, बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। डेल जो है वो आपका दिया हुआ है A11, A12, A21, A22। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सारे एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। सो कह रहे हैं, सारे एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर जब निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11। A11 का क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर निकालना है। तो ध्यान दो ना, आप जानते हो कि ये जब लिखेंगे तो इसके सामने में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये खत्म हो गया बेटा, ये रो, ये कॉलम खत्म हो गया, तो ये हो गया A22। अब आएगा कोफैक्टर ऑफ, इधर ध्यान दो, A12। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा आपको, माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये रो खत्म, कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये हो जाएगा A21। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, कोफैक्टर ऑफ A21, A21 अगर लेंगे हम लोग, देखो ना ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला आपका कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म, तो ये क्या हो जाएगा आपको, A22। क्लियर है बच्चों? कोफैक्टर ऑफ A22, जब A22 लेंगे, देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये रो खत्म, कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो क्या बच गया बोलो, A11।
आपको मैंने कोफैक्टर के बारे में क्या बताया कि माइनर को अगर प्रॉपर साइन के साथ लिखा जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या माइनर को हम लोग माइनर ही लिखे हैं, सिर्फ इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने प्रॉपर साइन ले लिया, यानी जो साइन होता है वो ले लिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनर में कोफैक्टर में कन्वर्ट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? अब आओ बच्चों, इसका और एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, डेल इक्वल टू ये है आपका 5, 7, -3 और -8 ये है। अब आपको प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर को निकालना है। ध्यान दो बेटा, सबसे पहला कोफैक्टर ऑफ 5, तो ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो ये हो गया प्लस। अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो क्या बच गया बेटा, -8। क्लियर? वैल्यू कितना आ गया, -8। कोफैक्टर ऑफ 7 जब लेंगे तो ये कॉलम खत्म, ये रो, तो सबसे पहला बताओ ना कि 7 के सामने में कैसा जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया, तो ये रो खत्म, कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्या बच गया, -3, तो ये हो गया -3, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3। क्लियर है बच्चों? अब इधर ध्यान दीजिए, इस माइनस को लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -3, -3 का कोफैक्टर लिखेंगे, तो -3 का कोफैक्टर देखो ना, सबसे पहला तो साइन डिस्कस कर लो, ये पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, ये एंड हो गया बेटा, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये क्या हो गया, 7, ये वैल्यू आ गया -7। अब ध्यान दो बच्चों, कोफैक्टर आपको निकालना है, कोफैक्टर ऑफ -8। ध्यान दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये रो खत्म, कॉलम खत्म, ये रो खत्म, क्या बच गया 5, तो ये आ गया +5। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? कितना इजी बताओ, इजी है ना। एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम आपको बनाना है। चलो अब आ जाओ, इस कोफैक्टर को हम लोग ट्रिक से कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान दो इधर बच्चों। अब हम लोग कोफैक्टर में ट्रिक को देखेंगे। देखो बेटा, ये आपको डेल दिया हुआ है, डेल आपको दिया हुआ है A, B, C और D, है ना, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इधर ध्यान दो, इसके प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, वो देखो, उसको हम लोग मान लेते हैं डेल C मानते हैं या डेल डैश मानते हैं। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, इस वाला जो है ना प्रिंसिपल डायगोनल, इस प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटरचेंज, सिर्फ इंटरचेंज, यानी A D में कन्वर्ट होगा, A के जगह पे D आएगा और D के जगह पे A आएगा, और ये जो है आपका C और B सेकेंडरी डायगोनल, इसमें क्या काम करेंगे, इंटरचेंज एंड साइन चेंज। देखो ना, साइन चेंज करना है और क्या करना है, इंटरचेंज करना है। सेकेंडरी डायगोनल का साइन को चेंज करना है और इंटरचेंज करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को सिर्फ इंटरचेंज करेंगे। तो जो नया डिटर्मिनेंट आपका बनेगा इस एलिमेंट के कोफैक्टर से, वो डिटर्मिनेंट होगा, देखो क्या, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा A। जब इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे और उसके बाद साइन चेंज भी करना है, तो B इधर आएगा, B इधर और C इंटरचेंज हो गया। अब इसका साइन को चेंज करना है, तो साइन चेंज किया तो ये माइनस और ये माइनस, बस आंसर। क्लियर? देखो बेटा, जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तब इसका यूज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना होगा। बस समझ में आ गई? तो हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए, इसीलिए हम लोग इस पे काम आपको करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी काम नहीं करवाता, आपको बाद में काम करवाता। क्लियर है? इन्वर्स आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, और मैट्रिक्स में इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। क्लियर है बेटा? एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम लोग। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका डेल 5, -6, 7 और -8। क्लियर? अब इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लोग लिखते हैं, तो डेल डैश लिख लेते हैं। आपको क्या बताया कि इस दोनों को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, तो ये -8 और 5 आएगा, और इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज। तो पहले इंटरचेंज कर लिए, तो -6 और 7 हो गया,
अब साइन चेंज कीजिए तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे जब माइनस कीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। क्या इजी है ना, ट्रिकी टाइप है ना। अब आपको इसमें क्या है कि ये तो फाइंड नहीं ना करना होगा कि इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, उसके बाद इसके कोफैक्टर को लिखिए, फिर इसको हटाइए, फिर इसको हटाइए, उसके कोफैक्टर को लिखिए, है ना। ये काम नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ काम कर सकते हैं। आप देखोगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स में इसका कितना ज़बरदस्त यूज़ करेंगे हम लोग। क्लियर है इस ट्रिक का। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ध्यान दो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर के प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, ध्यान दो बच्चों इधर, सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू अ वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इधर आ जाओ। आपको मैं एक डेल ले रहा हूँ, है ना, डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। ये आपका आ गया A11, A12, A13, A21, A23, A22, A23, A31, A32 और A33। क्लियर है। और इसके एलिमेंट से, इसके एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसके एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाला डिटर्मिनेंट को डेल डैश लिखते हैं, और इसका जो बनेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि A11 का जो कोफैक्टर होगा वो C11 होगा, A12 का जो कोफैक्टर होगा वो C12 होगा, A13 का कोफैक्टर C13 होगा, C21 होगा, C22, C23, C31, C32 और C33। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। मैंने क्या काम किया, एक डेल को लिया, डिटर्मिनेंट को लिया, और इस एलिमेंट के कोफैक्टर से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट होगा उसको भी मैंने लिख दिया। अब आपको जो प्रॉपर्टी कह रहा है, जो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि इस वाले रो को लीजिए और सेम उसी का कोफैक्टर को लिखिए। देखो ना, A11 का कोफैक्टर क्या हो गया, C11, A12 का कोफैक्टर क्या हो गया, C12, और A13 का कोफैक्टर क्या हो गया, C13। इस वाले रो को लीजिए और सेम रो के कोफैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करके, यानी मल्टीप्लाई करके, गुना करके अगर आप उसको जोड़ते हो, सम करते हो, तो वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। क्या होगा वो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। देखो कैसे, इधर ध्यान दो। अगर इस एलिमेंट को और कोरस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिखेगा A11 C11। क्लियर है। फिर प्लस सम करना है A12, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A12 C12। क्लियर। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे A13 और किसको, C13, तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा, डेल देगा। डेल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये क्या देगा आपको, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ गई बच्चों। अब इधर ध्यान दो, क्या सर इसको और इस वाले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं देगा, वो भी देगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लाई करो, देखो A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। क्लियर है। अगर आप इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, देखो जिस रो को पकड़ेंगे या जिस कॉलम को पकड़ेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जोड़ना है। नई बात समझ में है, क्लियर हो रहा है। जिस रो को पकड़ेंगे या जिस कॉलम को पकड़ेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को पकड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, तो वो किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर। तो इसको अगर लेंगे इस वाले रो को, तो रो 3 आपने लिया, तो इस वाले भी डिटर्मिनेंट में रो 3 लीजिए, तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33, और ये किसके बराबर होगा, डेल के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। मैंने क्या बताया उसको समझिए आप, कि आपको क्या करना है, कोई एक रो को पकड़ना है या कोई एक कॉलम को पकड़ना है, पकड़ लिए, उसी का कोफैक्टर आपको निकालना है, उसी रो का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकाल लिए, दोनों को क्या कराना है, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, है ना, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जब उसको जोड़िएगा तो वो किसके बराबर होगा, वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, बात समझ में आ गई।
पहला प्रॉपर्टी समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव में भी ये सेट किया हुआ क्वेश्चन इससे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो आगे हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम बनाएंगे, बोर्ड का भी प्रॉब्लम बनाएंगे और जेईई मेन और एडवांस का भी इससे प्रॉब्लम बनाएंगे। क्लियर है बच्चों। चलो ध्यान दो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ corresponding कोफैक्टर ऑफ another रो और कॉलम इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ना इसमें बोल क्या रहा है, एक्चुअली ये बोल रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट में एक रो को लीजिए और कोई अदर रो का आप कोफैक्टर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके जोड़िए, तो उस डिटर्मिनेंट उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। डिटर्मिनेंट का नहीं, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। नई बात समझ में आ गई। क्या मैंने बताया, क्या मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक रो को लीजिए या कॉलम को ले लीजिए और उस रो को छोड़ के बाकी जो 2 रो बचा, उस 2 में से किसी एक रो का कोफैक्टर आप कर लो, कोफैक्टर निकाल लो और उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इस रो से, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है इस रो से और जोड़ दीजिए, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, डेल मैंने माना कि यह है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और इसी का है ना, इस एलिमेंट से बनने वाला जो कोफैक्टर है उसका जो डिटरमिनेंट तैयार होगा उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। वो है आपका C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा, मान लीजिए कि आप इस रो वाले रो को ले रहे हो, तो ये हो गया आपको A11 है ना, ये A12, A13। अब ध्यान दो, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो आपका कोफैक्टर वाला रो है उसको छोड़ दीजिए। तो ये वाला रो लिया तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाला रो कौन हो गया, ये, इसको छोड़ दीजिए। बाकी 2 से 2 रो को आप उठाइए, किसी से भी कोरस्पॉन्डिंग आप मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, वो क्या आ जाएगा, 0 देगा। जैसे हम लोगों ने इस रो को अगर उठाया तो ये हो जाएगा आपको A11, तो इस वाले को उठाइए तो ये हो जाएगा C21 प्लस ये उठाइए A12, इसको उठाइए C22, फिर प्लस A13, फिर इसको उठाइए C23, ये इक्वल टू क्या देगा, 0। क्लियर है बच्चों। अगर आपने इसको लिया और साथ में इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा A11 C31, A12 C32 प्लस A13 और C33, ये भी वैल्यू क्या आएगा, 0। ध्यान दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस रो को लेना है उस वाले के कोफैक्टर को छोड़ दीजिए, उस रो के कोफैक्टर को छोड़ दीजिए, अदर रो के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके जोड़िए, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अगर आप इस वाले रो को पकड़ रहे हो, क्लियर, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाला रो कौन है, वो ये वाला है, तो ये वाला आपका खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बाकी आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कोरस्पॉन्डिंग और जोड़िएगा तब भी 0 देगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कोरस्पॉन्डिंग और जोड़िएगा तब भी 0 देगा। क्या बात समझ में आ गई। अगर आप बेटा इसको पकड़ रहे हो है ना, तो इसके सामने वाला आपका कोफैक्टर वाला रो कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, तो इसको आप छोड़ दीजिए और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 0 देगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी वो क्या होगा, 0 देगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अरे बताओ यार, क्लियर है। पहला क्या, ध्यान दो बच्चों, इधर प्रॉपर्टी नंबर आपका तीसरा है, थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट डेल इज n, है ना। कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या लिया हुआ है, आपको n लिया हुआ है ना। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एवरी एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर इज डेल पे पावर n-1। अब आगे समझिए, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि उस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट को आप कोफैक्टर से चेंज करो। किससे चेंज करना है आपको, कोफैक्टर से। जब आप कोफैक्टर से आप चेंज कर दोगे, उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा उस डिटर्मिनेंट का, कोफैक्टर से बनने वाला डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल पे पावर n-1। यानी पहला जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है उस पे पावर क्या कर देंगे, n-1। इस n-1 का मतलब क्या हुआ, डेल पे पावर ऑर्डर -1। मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे बेस्ड।
इधर ध्यान दो बच्चों, मान लेते हैं हम लोग कि डेल इक्वल टू आपको दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इधर ध्यान दो, ये जो आपको डिटर्मिनेंट है मैं मान के चल रहा हूँ, ये डेल नहीं है, ये है आपका 3। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 नहीं 10 ले लो। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 3, लेकिन आपको ऑर्डर भी याद रखना है। और इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है 3 गुना 3, 3 इंटू 3। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अब क्या है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के का कोफैक्टर आप ले लो और उससे बना हुआ एक डिटर्मिनेंट। तो इधर ध्यान दो, इसके ये जो A11 है इसका कोफैक्टर जो आएगा ये हम लोग मान के चल रहे हैं ये C11 होगा। A12 का कोफैक्टर आएगा C12, C13, C21, C22, C32, C31, C32, C33। क्लियर है? यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट से ये जो डिटर्मिनेंट बना इसके प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से बना। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखो क्या ध्यान दो, उसको मैंने क्या बोला, वो जो वैल्यू आएगा डेल पे पावर n-1, यानी पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे पावर ऑर्डर -1। तो पहला वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 10, तो ये आ जाएगा 10 पे पावर ऑर्डर क्या है इसका 3, तो 3 - 1, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 2 और ये हो जाएगा बेटा 100। क्या इजी कंसेप्ट है? बहुत ईजी है। फिर से समझा रहा हूँ मैं, समझो। आपको काम क्या करना है, जिस डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ रहेगा उसके प्रत्येक एलिमेंट से आपको कोफैक्टर बनाना है और उस कोफैक्टर से एक नया डिटर्मिनेंट आपको तैयार करना है। तो उस नए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो पहले वाले के साथ एक रिलेशन रख रहा होगा, है ना, एक रिश्तेदारी रख रहा होगा। कौन सा रिलेशन, कौन सा रिश्तेदारी? तो वो होगा डेल, यानी इसको मान लो अगर डेल है तो होगा डेल पे पावर क्या n-1, ऑर्डर -1। क्लियर है? चलो इधर ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो। इफ 1x x² 1 x² 1x ये इक्वल टू 3, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फाइंड करना है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आपका ये है, चेक कर लो, है ना, चेक कर लो कि कहीं ये डिटर्मिनेंट जो है इसके कोफैक्टर से बनने वाला तो डिटर्मिनेंट नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, इस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर से बनने वाला तो डिटर्मिनेंट नहीं है। अगर ये हो गया तो इजी वे से सॉल्व होगा प्रॉपर्टी से, अगर नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले चेक करो क्या इस 1 का ये कोफैक्टर है, क्या इस x का ये कोफैक्टर है। सबको पहले आप चेक कर लो। तो आओ हम लोग चेक करते हैं। ये 1 है बेटा, तो ये 1 खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया। तो ये इससे गुना अगर करेंगे तो x² x³ और ये माइनस, हाँ ये जो 1 है इसका कोफैक्टर ये आ गया। अब चेक करते हैं इस x का कोफैक्टर को, तो ये वाला कॉलम खत्म हो गया बेटा और ये वाला रो खत्म हो गया। तो x इससे गुना होगा x² होगा और ये x² इससे गुना हो गया -x², x² -x², ये भी 0। हाँ, इस x का कोफैक्टर ये है, x² को लो, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा x पे पावर 4 आएगा, ये इससे गुना होगा -x होगा, तो x -x पे पावर 4, है ना। इस एलिमेंट का ये क्या है कोफैक्टर। इसका मतलब ये पता चल गया कि यहाँ के एलिमेंट के कोफैक्टर से ये क्या है बनने वाला डिटर्मिनेंट है। तो इसका वैल्यू बहुत ईजी वैसे आएगा। कैसे बताओ बेटा? डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल पे पावर ऑर्डर -1। तो ऑर्डर क्या है, डेल क्या है, डेल का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 3, तो 3 हो गया। ऑर्डर क्या है, इस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर को देखना है। ऑर्डर क्या है इस डिटर्मिनेंट का 3 × 3, यानी ऑर्डर 3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 3 - 1, तो ये हो गया बेटा 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 का वैल्यू क्या आ गया 9। ऑप्शन नंबर बी इजी है। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है डेल, है ना। आपसे पूछ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डेल होगा, डेल² होगा, डेल पे पावर 4 होगा या डेल पे पावर 3 होगा। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दो आप। सबसे पहला आपको क्या बोला कि जैसे ही इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और दूसरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो पहला काम आपका ये है कि आप प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर चेक करो और चेक करके देखो क्या ये इस एलिमेंट का, यानी इस टोटल एलिमेंट के, ऑल एलिमेंट का
ये बनने वाला कोफैक्टर से बनाया गया डिटर्मिनेंट है, पहले ये चेक करो। यानी इसका कोफैक्टर ये है क्या, इसका कोफैक्टर ये है क्या, इस एलिमेंट का 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 कोफैक्टर ये है क्या, पहले इसको आप चेक कर लो। क्लियर है? अगर ये कोफैक्टर हो गया तब तो इजी क्वेश्चन, कैसा, वो वैल्यू क्या आएगा, डेल पे पावर ऑर्डर -1। अगर ये नहीं होगा तो जैसा मेथड होगा उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहला चेक करो बेटा, क्या इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर है या नहीं है। तो लेमडा का देखो कोफैक्टर है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया लेमडा स्क्वायर, ये हो गया -a² और फार्मूला का माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये हो गया आपको a² प्लस लेमडा स्क्वायर। हाँ, इस लेमडा का ये कोफैक्टर है। इस c को चेक करो तो देखो ये आपका प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो इधर c को चेक करो, तो c को जब चेक करोगे तो ये वाला खत्म हो गया बेटा, ये वाला खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा -c लेमडा, और ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा -ab, और ये माइनस गुना होगा तो ये हो जाएगा ab प्लस c लेमडा। अब निकालो ना, इसका भी कोफैक्टर निकालो, सारे का निकालो। तो इधर ध्यान दोगे, सारे का जब आप निकालोगे ना तो ये सारे एलिमेंट का ये सारा कोफैक्टर से बनाया गया डिटर्मिनेंट है। नहीं समझ में आ गई? ये जो सारा एलिमेंट है ये क्या है, इसके कोफैक्टर से बनाया गया डिटर्मिनेंट है। अब तो इजी हो गया आंसर। इजी क्या हो गया बेटा, यानी ये होगा, इसका जितना वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू क्या है, डेल पे पावर ऑर्डर -1। ये किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो गया डेल स्क्वायर। आंसर बोलो बेटा, आंसर नंबर बी। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, इसमें मान लो कि इस डेल के जगह अगर आपका दिया हुआ रहता कितना, 16 दिया हुआ रहता है ना, 16 अगर दिया हुआ रहता तब आप कैसे काम करते हैं। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस एलिमेंट का अगर इस डिटर्मिनेंट को देखोगे, इसके प्रत्येक एलिमेंट को देखोगे तो उसका ये क्या है, ये सब कोफैक्टर, ये सब जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, कोफैक्टर। यानी इस एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, डेल पे पावर n-1, n का मतलब ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो गया 16, तो यहाँ पे 16 रख देंगे बेटा। और ऑर्डर क्या है इसका 3 - 1, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर 256। क्या बात समझ में आ गई? नहीं क्लियर हो रही बात? मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है क्वेश्चन में अगर 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो आपको देखना है कि क्या ये डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के बीच में कोफैक्टर का रिश्तेदारी है, रिलेशन है। अगर कोफैक्टर का रिलेशन होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे पावर n-1, ऑर्डर -1। नहीं क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो गया? अब देखो आप चेक करो, क्या इस लेमडा का कोफैक्टर इतना है, क्या इसका कोफैक्टर इतना है, क्या इसका कोफैक्टर इतना है। तो हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि ये सारे एलिमेंट का ये सारा एलिमेंट क्या है, कोफैक्टर है। यानी इस एलिमेंट से बनने वाला जो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है वो ये है। क्लियर है? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू डेल पे पावर n-1 होगा, तो यानी 16 पे पावर इतना, आंसर उतना क्या कितना हो जाएगा 256, अगर ऐसा हो रहा होगा तो। चलो बच्चों, आपने सीख लिया माइनर एन कोफैक्टर, इसके प्रॉपर्टी को देख लिया, बेस्ड प्रॉब्लम जितना था वो कर लिया। अब आपका जिम्मेदारी ये है ना, कि आप NCERT बुक को बना लो। NCERT बुक बनाना है, एक्सरसाइज 4.4। क्लियर है? सारा बना लोगे आप, है ना। इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल को भी बना सकते हैं, या फिर केसी सिन्हा को भी बना सकते हैं, या फिर आप RD शर्मा को भी बना सकते हैं, है ना। तीनों बुक में से कोई एक बुक ले लीजिए, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अच्छा ध्यान दो ना, इसके बाद जो है ना और एक लेक्चर बचा हुआ है आपका, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ने 2 लेक्चर आपका है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। इस लेक्चर के बाद जो हम लोगों का नया लेक्चर आएगा वो ट्रिक पे बेस होगा, यानी पूरा डिटर्मिनेंट जो हम लोग अभी तक पढ़े, कितना ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम लोग अब प्रॉब्लम करेंगे अगले लेक्चर में। क्लियर है बच्चों? उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ट्रिक जानने का मतलब क्या होता है उसको समझिए। ट्रिक जानने का मतलब आपको ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम 5 मिनट पे बनने वाला है तो वो प्रॉब्लम 30 सेकंड में आपका बन जाएगा, है ना। ट्रिक से ये आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिक, और ट्रिक को भी ऐसा नहीं, पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ ट्रिक, ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हो, उस टाइप का जितना सारा प्रॉब्लम होगा सारे में आप उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। इस तरह का हम लोग ट्रिक आपको
और देने जा रहे हैं अगले क्लास, अगले लेक्चर में। क्लियर है बच्चों? अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको चाहे 12 वाला पढ़े या टारगेट वाला पढ़े, एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन क्लियर अपडेट। है? बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हाँ एक बात और, अरे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.